नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। छोटे शहरों के पत्रकारों के बारे में कई धारणाएं बनाई जाती हैं, सही भी गलत भी। लेकिन आज एक छोटे शहर के बहुत बड़े पत्रकार को, शहीद पत्रकार को लल्लन टॉप सलाम करता है। ये वही पत्रकार है जिसने गुरमीत राम रहीम के ऊपर रेप का जो मामला है, जिसमें आज उन्हें 25 अगस्त 2017 को उन्हें दोषी करार दिया गया, उस मामले को पहली बार उसने अपने अखबार में छापने का साहस किया और उस साहस की कीमत आखिरकार उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मेरे साथी निखिल, जिन्होंने उनकी स्टोरी को ट्रेस किया, कौन है ये बहादुर पत्रकार जिसकी तस्वीर भी इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है। आप देखिए इनकी तस्वीर को। लोकतंत्र के कई प्रहरी होते हैं, उसमें से एक ये पत्रकार भी होते हैं जो निर्भीक पत्रकारिता करते हैं, किसी भी किस्म की सत्ता के दबाव में आए बिना। क्या नाम है इनका? सर, इनका नाम है रामचंद्र छत्रपति और ये एक शाम का अखबार निकालते थे पूरा सच नाम से, सिरसा में। और जब ये मामला नहीं आया था राम रहीम का, जब पूरा एक्सपोजे नहीं हुआ था, वो लेटर भी नहीं आया था, उससे पहले से ही ये डेरा में जो करप्शन था उसके खिलाफ खबरें छापने का साहस इन्होंने किया था। जैसे इनका कोई सत्संग हुआ, उसके अंदर जो अरेंजमेंट्स है, मान के चलिए वहाँ बिजली ली गई है और वहाँ पे ऐसा केस है कि वहाँ वो बिजली बिना परमिशन ली गई, उसके कोई पैसे बिजली बोर्ड को नहीं दिए गए। इस तरह की खबरें इन्होंने माइनर करप्शन कवर किया। लेकिन तब डेरा ने इनके खिलाफ कोई अदावत नहीं थी। फिर ये हुआ कि जैसे हम अपने व्यूअर्स को बताते रहे कि 13 मई 2002 को एक चिट्ठी भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लिखी गई, जिसके अंदर ये क्लेम किया गया कि डेरा सच्चा सौदा के जो हेड हैं गुरमीत राम रहीम, वो अपने डेरे में साध्वियों के साथ यौन शोषण कर रहे हैं। तो ये चिट्ठी बहुत सारे मीडिया हाउसेस को भी गई, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को भी गई और इसकी कुछ प्रतियां लोगों में भी बटी होंगी। तो तब तक छापा सिर्फ इन्होंने और उस छापने का किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है। हुआ ये कि तस्वीर भी दिखा दीजिए। हाँ जी, जब इन्होंने ये छापा, ये तो वो लेटर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो साध्वी ने भेजा। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत सरकार, 2002 का मामला है। उसकी पूरी प्रति आप लल्लन टॉप पे पढ़ सकते हैं, जिसमें पूरा ब्यौरा है कि कैसे ये आदमी साध्वी को अपने कमरे में बुलाता है, गुरमीत राम रहीम, और ब्लू फिल्म देख रहा होता है, सिरहाने रिवॉल्वर रखे होता है और उसके बाद इन सब के दम पर यौन शोषण करता है। कहता है कि हम सदगुरु हैं, हमें अपने आप को हमें समर्पित कर दो। ये अखबार है पूरा सच, सांध्य दैनिक, 30 मई 2002 की प्रति आपको नजर आ रही है। क्या लिखा है इस अखबार में ऊपर? वो ये था कि उस दिन सिरसा में डेरा का कोई एक जो गाड़ी चलती थी उसमें एक ड्राइवर का चालान बना दिया गया। तो उस ड्राइवर ने बहस की, जो ऑफिसर वहाँ पे गया था उसका चालान बनाने, और उसको धमकाने की कोशिश की कि ये डेरे की गाड़ी है, तुम इसके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर रहे हो। तो पुलिस ऑफिसर ने उसको उल्टा थ्रेटन किया कि तुम लोग इसी तरह के काम करते रहते हो क्या। तो ये एक वीड थ्रेट था जो बातें चल रही थी कि डेरे के अंदर किस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, उसी पर ये खबर भी है। तो हुआ ये कि इस इंसिडेंट के बाद जब वो पुलिस वाले और ड्राइवर की बहस हुई, उसके बाद इस लेटर की कुछ कॉपीज बांटी गई सिरसा शहर में और उसी के ऊपर ये खबर है। और उस बॉक्स में प्रजापति जी ने उस लेटर का फिर जिक्र किया। पहली बार ये खबर मीडिया में हाँ, छपी, किसी भी किस्म के मीडिया इतने में। आप मतलब जो आप के देख रहे हैं कि हेडलाइन लगा के किसी ने किया धर्म के नाम पर किए जा रहे हैं साध्वियों के जीवन बर्बाद। एक सुविख्यात धार्मिक डेरे की एक साध्वी द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे जिस पत्र की फोटो प्रतियां आज रोड़ी बाजार में वितरित की गईं, यह वही पत्र प्रतीत होता है जिसके कुछ अंश पहले ही समाचार पत्रों में छप चुके हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त डेरे की किसी साध्वी की शिकायत कुछ दिन पूर्व मुक्तसर डेडलाइन में एक राष्ट्रीय दैनिक में छपी थी, जिसको लेकर डेरे की ओर से डेरे के लोगों के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी। इसके बाद करनाल डेडलाइन से एक अन्य राष्ट्रीय दैनिक में विस्तृत रपट छपी, जिसमें एक साध्वी ने डेरे में यौन शोषण का आरोप लगाया। प्रतीत होता है कि करनाल से छपी रपट में जिस शिकायत पत्र का जिक्र है, आज रोड़ी बाजार में उसी शिकायत पत्र की प्रतियां लोगों के हाथ लगी हैं। यद्यपि पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के उपलब्ध न हो पाने के कारण यह बात सुनिश्चित नहीं की जा सकती, किंतु पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने उक्त साध्वी के शिकायत पत्र को जांच के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय को प्रेषित किया है। इसमें डेरे का सीधे सीधे नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अब सब जानते हैं कि ये डेरा सच्चा सौदा की बात है। योगेंद्र यादव समाजशास्त्री हैं, अब नेता भी हो गए हैं, एक पहचान सेफोलॉजिस्ट की है। उन्होंने आज फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी। पोस्ट में उन्होंने इन पत्रकार के बारे में लिखा कि समाजवादी थे, आंदोलन से जुड़े हुए थे और उनकी मौत के कुछ दिनों पहले ही एक वहाँ पे टॉक हुआ था जिसमें योगेंद्र यादव और कई लोगों को बुलाया गया था।
और उस दौरान जब चाय पीते उन्होंने पूछा तो इन्होंने डेरे के बारे में कई कारनामे बताए डेरे के जो इन पत्रकार महोदय को पता थे। और जब योगेंद्र यादव ने उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता, तो छत्रपति का जवाब था कि जाना तो एक दिन सभी को है। छत्रपति को कैसे जाना पड़ा, बताइए निखिल। सर, और एक चीज़ मैं जोड़ दूं कि जिस फंक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें जो वोट ऑफ थैंक्स था वो छत्रपति जी का ही था, और वो उसी की शायद लाइंस हैं जो आपने कही, और वो अब फिर बाद में चाह के वो इस अखबार का मोटो भी बना। हुआ ये कि ये खबर अब इस जैसे इन्होंने काफ़ी ऑनेस्टली ये स्वीकार किया कि इससे पहले भी रिपोर्टिंग हुई थी, पर वो छिटपुट रिपोर्टिंग थी, किसी ने वन ऑन वन नहीं कहा था। अब जैसे इस खबर में लगभग क्लियर है कि किस चीज़ की बात हो रही है, किस मामले की बात हो रही है, क्या बात हो रही है। तो ये चीज़ वन ऑन वन डेरे के खिलाफ ले आती है, और डेरा इसको अपने खिलाफ उठती एक आवाज़ की तरह लेता है, और इनको धमकियाँ मिलना शुरू होती हैं कि आप इस तरह की खबरें करने से बाज आ जाइए। इसके बाद ये एक लेटर लिखते हैं एसपी सिरसा को कि इस तरह की धमकियां मुझे मिल रही हैं, तो आप इस पे ध्यान दें। और होता ये भी है कि डेरा की ओर से डेरा के ही एक साधु एक केस भी फाइल करते हैं छत्रपति के अगेंस्ट की SC/ST एक्ट के अंतर्गत, कि इन्होंने मुझे जाति सूचक शब्दों में कुछ बुरा भला कहा है। तो इसका संज्ञान अथॉरिटीज़ ले लेती हैं और इसको लेके इनसे पूछताछ होती है। तो इनके पास क्रेडिबल एविडेंस था, क्योंकि ये जिस रोज़ की वो FIR दर्ज की जाती है, जो घटना की डेट बताई जाती है, तब ये किसी एक शादी में थे पंजाब में, और उसका पूरा वीडियो कैसेट और फोटोग्राफ वगैरह इनके पास था। तो वो जो फर्जी SC/ST एक्ट का मामला था वो धराशायी हो गया। वो धराशायी हो गया, लेकिन इनको थ्रेटन करना बंद नहीं हुआ। इसके बाद ये हुआ कि 24 अक्टूबर, मेरे ख्याल मैं डेट एक बार कंफर्म करना चाह रहा हूँ। तारीख है, देख हाँ जी, जी हाँ, ये इसके बाद चूंकि ये लेटर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को भी गया था, और वो इस चीज़ का संज्ञान लेती हैं और CBI जांच का आदेश दे देती हैं। इसके बाद डेरा को लगने लगता है कि ये अब चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है और वो एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि एक सेंट्रल एजेंसी जांच करने लग गई है। इसके 1 महीने बाद जब छत्रपति को धमकियां मिलना शुरू होती हैं, उसके बाद वो SP सिरसा को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि मुझे डेरा की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, इस बात पे ध्यान दिया जाए। और हम तब की बात कर रहे हैं जब 10 जुलाई की तारीख जा चुकी है, डेरा के एक एक्स मैनेजर की भी हत्या हो चुकी है, रंजीत सिंह, जिनके बारे में जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर जी हाँ, देख रहे हैं, जिनके बारे में बाद में सामने आया कि एक कंप्लेनेंट जो थी साध्वी, जिन्होंने CBI ने भी जिनकी कंप्लेंट को साइट किया, वो इनकी बहन थी, टिकी रही। जिनको आज न्याय मिला। हाँ जी, इनकी भी खबरें इन्होंने की, छत्रपति जी ने। इसके बाद ये होता है कि SP सिरसा को जो कंप्लेंट जाती है उस पर कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती है, जबकि इनके खिलाफ छत्रपति है, इनके खिलाफ SC/ST एक्ट में एक केस दर्ज हो जाता है, जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि डेरे के एक साधु को इन्होंने जाति सूचक शब्दों में कुछ बुरा भला कहा था। लेकिन उसमें यह होता है कि केस में जो तारीख का जिक्र होता है कि इस तारीख को ये घटना हुई थी, उस दिन छत्रपति और उनका परिवार पंजाब में एक दूसरे शादी के फंक्शन में गया हुआ था, और तब का वीडियो रिकॉर्ड्स थे, तब की पिक्चर्स थी जो उन्होंने जाके फिर पुलिस को दिए। तो इससे ये सामने आया कि उनको ज़बरदस्ती डेरे की तरफ से हैरेस किया जा रहा था। उसके बाद 24 सितंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इस मामले में CBI को जाँच का आदेश दे देती है। CBI अपनी कार्रवाई शुरू करती है, और डेरा को लगने लगता है कि अब शिकंजा कस रहा है, एक सेंट्रल एजेंसी जांच करने लगी है और रिपोर्टिंग बढ़ेगी अब इस चीज़ को लेकर के। इसके 1 महीने बाद 24 अक्टूबर को इनको फॉलो किया जाता है, इनके ऑफिस से 2 लोग इनको फॉलो करते हैं, छत्रपति को जी। पर वो जिस मंसूबे के साथ आए होते हैं वो तब पूरा नहीं होता है, तो ये लोग इनके घर आ जाते हैं, और ये अपने घर के हैं, उन घर के अंदर हैं, उनको घर के बाहर से आवाज़ लगाई जाती है कि छत्रपति जी बाहर आइए। तो ये अब बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही घर के बाहर आते हैं तो 2 शूटर्स उनको दिखते हैं, और उनको 5 बार गोली मारी जाती है, जो सारी उनको लगती हैं, और ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर किस्मत की बात ये थी कि छत्रपति की जान तुरंत नहीं गई, और जो लोग भाग रहे थे वहाँ से 2, उसमें से एक आगे पुलिस पिकेट पे पकड़ लिया गया। छत्रपति इसके बाद PGI रोहतक में एडमिट हुए, और उसके बाद क्योंकि एक परपेट्रेटर पकड़ लिया गया था, उसने पूछताछ में ये सामने आया कि ये डेरा का एक साधु है। इस वाक़े में जो रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई थी वो डेरे के मैनेजर किशन लाल के नाम पर लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। इन दोनों के पास से जो वॉकी टॉकी बरामद हुआ वो भी मेसर्स डेरा सच्चा सौदा के नाम से रजिस्टर्ड था। इस लड़के के पास वॉकी टॉकी भी था। जी हाँ, इस लड़के की निशानदेही पे एक दूसरा लड़का भी पकड़ा गया, वो भी डेरा का ही साधु निकला। तो इस तरह से ये केस उस वक्त हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी। क्या इनके बेटे अंशुल छत्रपति ने बताया कि पिता ने
डाइंग स्टेटमेंट होता है हाँ एक, जी। जो मृत्यु पूर्व बयान, वैसा कुछ हुआ? कुछ नेताओं को या किसी पुलिस अधिकारी को या जज को कोई बयान दिए गए, किसी का नाम लिया गया? हाँ जी, ये अस्पताल में काफ़ी दिन कॉन्शियस रहे और इनसे चूंकि एक पत्रकार पे हमला हुआ था तो नॉर्थ इंडिया में बड़ा बस बना कि एक स्थानीय एक लोकल अखबार चलाने वाले पे इतना बड़ा लाइफ अटेम्प्ट होता है कि उसको 5 बार गोली मार दी जाती है। इसीलिए उसी पत्रकारों के दबाव में हाँ जी। चौटाला को भी जांच के आदेश देने पड़े और एक महापंचायत हुई वहाँ पे। एक दिन सिरसा बंद रहा अगले इस वाक़ये के अगले दिन, और उसके बाद 16 नवंबर को एक महापंचायत हुई, मीडिया महापंचायत, जिन्होंने इनको कन्फ्रंट करने की कोशिश की कि आपको कुछ करना चाहिए, जर्नलिस्ट पे इस तरह के हमले हो रहे हैं। तो डैमेज कंट्रोल में फिर ओम प्रकाश चौटाला और अथॉरिटीज़ के बड़े बड़े लोग इनसे मिलने अस्पताल भी गए और इनके बयान पुलिस ने लिए थे। तो ये अंशुल प्रजापति ने हमको बताया कि ये अपने बयानों में कह रहे हैं, प्रजापति इनके बेटे हैं। हैं। उन्होंने उनसे हमने बात की थी, उन्होंने हम अपना बहुत बिजी थे फिर भी उन्होंने हमको अपना वक्त दिया। तो उन्होंने बताया कि उनके फादर ये कह रहे थे कि जिन 3 लोगों के खिलाफ आप जांच कर रहे हैं उनके इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, इसके कॉन्स्पिरेसी डेरा हेड ने की है, साजिश करता डेरा हेड गुरमीत राम रहीम है। लेकिन अंशुल का कहना यह है कि गुरमीत राम रहीम का नाम लिखा ही नहीं पुलिस ने, एफआईआर में नहीं लिखा। और इनकी डेथ मेरे ख्याल 21 नवंबर को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हुई है। तब सोचिए 24 अक्टूबर को इन पे लाइफ अटेम्प्ट है, उसके बाद 21 नवंबर तक हैं ये जिंदा हैं। उससे पहले कई बार लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, लोग अपनी बात कही जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट कभी नहीं आए इनका बयान लेने जब तक ये कॉन्शियस थे। ओपी चौटाला मिल के चले गए, पुलिस आके बयान लेके चले गई, पर जो मजिस्ट्रेट के सामने गवाही होनी थी क्योंकि ये विक्टिम है और खुद गवाह भी इन्होंने देखा था उन शूटर्स को और ये अपना बयान दे सकते थे। तो अंशुल का कहना था कि किसी दबाव के तहत मजिस्ट्रेट के बयान नहीं होने दिए गए। और इसके बाद फिर प्रोसीडिंग्स, जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद ओपी चौटाला इनके घर गए और वही डैमेज कंट्रोल की कार्रवाई होती रही। लेकिन इनका जो परिवार था वो इस जांच से संतुष्ट नहीं था, तो उन्होंने दिसंबर 2002 में एक चिट्ठी और लिखी ओम प्रकाश चौटाला को कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा कसिए, हमें लग नहीं रहा है कि हमारे साथ न्याय होगा। और जब उस चिट्ठी के रिस्पांस में भी उन्हें बहुत ज़्यादा उनके मन का समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने जनवरी 2003 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक प्ली फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस केस की जांच किसी जिम्मेदार एजेंसी से करवाई जाए। तो उसके बाद फिर उसके बाद वो केस मेरे ख्याल बेसिकली यहाँ पर भी ये रेप केस की तरह कोर्ट के दखल के बाद जी हाँ। केस शुरू हुआ है। जी हाँ। अभी उस पर सुनवाई चल रही है। हाँ जी, तो इसमें ये हुआ कि 10 नवंबर 2003 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि जो रंजीत सिंह मर्डर केस है और रंजीत सिंह डेरा से जुड़ा हुआ वो मैनेजर जिसकी बहन ने गुरमीत राम रहीम पर रेप का इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद वो लोग डेरा छोड़ के चले गए। तो जब डेरा के समर्थकों को, डेरा के लोगों को ये शक हुआ कि ये रंजीत सिंह की बहन है तो रंजीत सिंह का भी कत्ल कर दिया गया। इसमें भी मुख्य आरोपी डेरा के लोग हैं और इनके केस में भी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो इनका देखा देखी रंजीत सिंह के फादर साहब जो हैं वो भी हाई कोर्ट गए कि हमारे बेटे के मर्डर में भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हुआ ये कि नवंबर 2003 में इन 2 केसेस को क्लब किया गया और सीबीआई से कहा गया कि इन दोनों केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाए और चालान पेश किया जाए। तो ये तो उसमें भी सीबीआई जांच कर रही है, रंजीत सिंह मर्डर केस भी और छत्रपति मर्डर केस भी। उनको क्लब किया गया। फिर ये 2 मर्डर केसेस बने जिसमें प्राइम कॉन्स्पिरेटर डेरा हेड रहे और उनके जो आप ये कहिए गुर्गे, अब तो गुर्गे कह सकते हैं, जो हमने हरकतें उनकी देख ली हैं आज के दिन, तो वो लोग उन्होंने किया और साजिशकर्ता के नाम पे डेरा हेड का नाम है। अच्छा, तो गुरमीत राम रहीम पर अभी 2 मामले कत्ल के चल रहे हैं, हाँ जिसमें अगर वो दोषी सिद्ध होते हैं तो उनको उम्र कैद या फांसी, जो भी कत्ल की अधिकतम यही 2 सजा हैं वो दी जा सकती हैं अगर दोषी सिद्ध होते हैं तो इसके बाद फिर नवंबर 2004 में सीबीआई अपनी फाइंडिंग्स लेके इन दोनों केस में इन्होंने केस फाइल किया और फिर केस की सुनवाई शुरू होती है। और जब केस भी शुरू होने लगता है तो फिर अब डेरा के लोग फिर से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। 2005 में एक बड़ा एंटी सीबीआई प्रोटेस्ट होता है जिसमें जो 2 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे सीबीआई के, उनको बाय नेम उनके नाम की तख्तियां लेके चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट होता है बहुत बड़ा। सीबीआई पर दबाव बनाने की सीबीआई कोशिश, जैसे आज सीबीआई के जज पर दबाव बनाने की, कोर्ट पे दबाव बनाने की और अंशुल ये कह रहे थे कि जो 2 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उनको नाम से, अब मतलब कि उनको वो धमकी हो गई एक तरह से, जब आपका नाम एक प्रोटेस्ट में लिया जा रहा है कि ऐसा कर देंगे या वैसा कर देंगे तो आदमी डरता है। इसके बाद 31 जुलाई 2007 को इन तीनों केसेस में, जो एक रेप का केस था, छत्रपति के मर्डर का और रंजीत सिंह के मर्डर का, इन तीनों के केस में सीबीआई ने चालान फाइल किया और उसके बाद से फिर हियरिंग चली है। और 2007 में जब अंबाला की कोर्ट में इसकी सुनवाई होती थी, जो पंचकूला में कोर्ट है सीबीआई का, वो पहले अंबाला में था। अंबाला में हुआ करता था। और 2007 में सीबीआई को ये लगने लगा कि यहाँ पर जो डेरा सपोर्टर्स का प्रेशर है वो बहुत
बढ़ जाता है। हर सुनवाई के दौरान डेरा सपोर्टर वहां पर भीड़ जमा के जुटते थे, नारेबाजी करते थे, नारेबाजी करते थे। तो इसके दो फिर मतलब आप ये कहिए कि दो रिजल्ट्स होते हैं। तो एक तो ये कि अपनी लाइफ को थ्रेट बता के डेरा हेड खुद ही कह देते हैं कि मुझे Z+ सिक्योरिटी चाहिए, और उस वक्त की सरकार वो देती भी है। अच्छा, हाँ जी, उनको Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है, और उसके बाद से फिर केस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होने लगती है, क्योंकि बहुत बड़ा इंतजाम पुलिस प्रशासन को करना होता था। इनकी जब सुनवाई होती थी तो कोर्ट रूम में भी नहीं हो पाती थी। पुलिस लाइन में SP ऑफिस के अंदर एक विशेष कोर्ट बनता था, पूरा लाव लश्कर जमा होता था, क्योंकि इनके सपोर्टर्स बहुत आते थे। तो वो एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर होता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और उसके बाद में फिर 2014 में इन केसेस में एविडेंस क्लोज हुए हैं, और उसके बाद की जिरह चलती रही है। अंशुल ने हमें ये भी बताया कि केस के लगभग हर स्टेज पे कभी सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल हो जाती है, कभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में प्ली फाइल हो जाती है, और वो एकदम मतलब ऐसी है कि वो स्क्रैप होगी, बेसिर पैर की है मामले को डिले करने की। डिले, पर उसका पेपर वर्क है, तो उस वजह से इनके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। और जो क्योंकि एक बार प्ली फाइल हुई है तो उसमें कुछ समय तो जाएगा ही उसको खारिज होने में भी। तो इस तरह से ये केस डिले होता चल रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि एक केस की सुनवाई पूरी हो गई है, और 28 अगस्त 2017 को रेप के मामले की सुनवाई पूरी हो गई। आज दोषी 25 अगस्त को दोषी करार दिया गया, 28 को सजा मिलेगी। हाँ जी, ये जो दो बाकी केसेस हैं अभी रणजीत सिंह मर्डर केस और छत्रपति मर्डर केस, अभी ये पेंडिंग है, अभी इन पर जिरह चल रही है। जिरह चल रही है। अच्छा। इन पे एविडेंस क्लोज हो गया है, जो मतलब जो सबूत पेश करने थे दोनों पक्षों को, जो उस पे जिरह होनी थी वो हो गई है, वो एविडेंस क्लोज हो चुका है। उसके बाद की बहस चल रही है। अच्छा, जो सबूत पेश किए गए हैं, जो साक्ष्य पेश किए गए हैं, उन वो कितने सही हैं, गलत, वो कितने ये सेटल हो गया है केस। और अब एक जर्नलिस्ट के नाते हमें नहीं कहना चाहिए, पर मेरा मन है बिल्कुल ये कहने का कि ये ओपन शट केसेस है दोनों। मेरी अपनी रिसर्च तो यही है, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। पर ये आपकी रिसर्च है, आप कह सकते हैं। बाकी माननीय न्यायाधीश ये तय करेंगे कि इसमें कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। निखिल, पत्रकारों को, मतलब हम पत्रकार इंसान होते हैं, हम भावुक हो सकते हैं, पर अंततः हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। इसलिए हमें कभी भी भावनाओं को तर्कों पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग देखते हैं, सीखते हैं। हमारी जिम्मेदारी अतिरिक्त है ना। तो जैसा कि मैंने कहा, माननीय न्यायाधीश तय करेंगे कौन दोषी है और कौन आरोप मुक्त होगा। जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता लोकतंत्र भी, मीडिया भी। कई बार आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं मीडिया पर, आपके इल्ज़ाम सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, लेकिन मीडिया का एक चेहरा ये भी है जहाँ पर एक पत्रकार सच को सामने लाने के लिए अपनी जान गंवा देता है, और उसके बाद अदालतों में ये तय होता है कि उसकी जान लेने वाला, उसका गुनहगार कौन है। thelalantop.com, गुरमीत राम रहीम का मामला हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, या कोई और मामला हो, समाज से जुड़ा हो, सिनेमा से जुड़ा हो, सियासत से जुड़ा हो, अपने तय उसकी पड़ताल करने की कोशिश करता है। अगर आपको हमारी कोशिशें ईमानदार लगती हैं तो हमें अपना सहयोग दीजिए। फेसबुक पर दी ललन टॉप के पेज को लाइक करिए, अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को, जो भी आपके ग्रुप में लोग हैं, उन्हें इस प्रयोग के बारे में बताइए पत्रकारिता के। यूट्यूब पर जो ये चैनल देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी भी टंटना दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उनको अलर्ट मिल जाए। ये है मेरे साथी निखिल, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।